आप सभी को नमस्कार। एमडीएम ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है सागर नित्तल प्रसारण। इससे पूर्व में हमने दो वीडियो देखी वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित। ये भी उसी से आज का एक वैज्ञानिक तथ्यात्मक विषय सामग्री प्रस्तुत करता है कि महाद्वीपीय विस्थापन किस प्रकार से हुए। सबसे पहले हम पूर्व में जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे देखा, मेरे साथ जुड़े रहे। तो वेगनर महोदय ने बताया कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के अंदर पेंजिया का विभंजन हुआ। तो उन्होंने ये मुख्यतः जो वेगनर महोदय थे जलवायु वेता थे, जर्मन के थे। अपना इनका जो शोध था, उन्होंने जलवायु का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने पाया कि जो स्थलखंड भाग हैं उन पे अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। तो ये किस प्रकार से संभव हुआ? इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन तो नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा अपनी हाइपोथेसिस या परिकल्पना में माना, हो सकता है कि स्थलखंड का प्रवाह हुआ होगा, स्थलखंड खिसके होंगे। इसी आधार पे उन्होंने कुछ अपने प्रमाण दिए और मुख्यतः दो आधार मैंने आपको बताया वो माने उन्होंने। पहला तो ये था कि जलवायु कटिबंध है वो स्थिर रहे होंगे और जो भूगर्भ भाग है या खंड है वो अस्थिर रहेंगे। दूसरा उनका आधार था कि जलवायु जो भाग हैं वो अस्थिर रहे होंगे और भूखंड है वो स्थिर रहे होंगे। तो पहला उन्होंने ऐसा मान लिया कि गतिशील रहे होंगे भूखंड तो और जलवायु कटिबंध स्थिर। इसी के आधार पे अपने वो परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं और पेंजिया भूखंड को, पूरा बहुत बड़ा भूखंड है उसे पेंजिया उन्होंने माना है। जैसा मैंने आपको पहला बताया था, मैं थोड़ा पीछे करवा रहा हूं आपका इस तरह से। तो इसमें उन्होंने दो भूखंड बताए और बीच में एक टेथिस सागर। इन्होंने उत्तर में जो भूखंड था उसे लोरेशिया नाम दिया और दक्षिण में जो भूखंड था उसे गोंडवाना लैंड कहा। तो कार्बोनिफेरस काल के उत्तरार्ध में ये विभंजन हुआ। तो इससे जो महासागरीय नित्तल है उनमें फैलाव हुआ और अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। उसी के एक आज का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है तथ्यात्मक पूर्ण, जो आज सभी प्रकार के महाद्वीप में महासागरों के अंदर जो फैलाव देखने को मिलता है, अलग अलग प्लेटें आपको दिखाई देती हैं, वो सागर नित्तल प्रसारण सिद्धांत है। तो इसी के बारे में, तो सागर नित्तल जो प्रसारण है, ये जो सिद्धांत है हैरी हेस महोदय व रॉबर्ट एस डिटिज ने दिया। सागर नित्तल का जो सिद्धांत है वो हैरी हेस व रॉबर्ट एस डिटिज महोदय ने दिया। ये सिद्धांत 60 के दशक में आया, 1960 में।
इस सिद्धांत में हैरी हेस ने बताया कि अटलांटिक महासागर के नितल का प्रसार हो रहा है। तो अनेक भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने भी अलग अलग अध्ययन किया है। जैसे 1952 के अंदर मैसन महोदय हुए, उन्होंने प्रशांत महासागर का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय अपना यंत्र थे, उसकी सहायता से अध्ययन किया कि चुंबकीय क्षेत्र यहां दिखाई देता है अलग अलग। उसके बाद में उन्होंने जो अध्ययन किया वो यूएसए के पश्चिम क्षेत्र में मैक्सिको से लेकर कोलंबिया तक उन्होंने पाया कि एक चुंबकीय पट्टी यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो चुंबकीय पट्टी है वो कहाँ से आई, किस अलग अलग भागों में ये किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देते हैं और अटलांटिक महासागर के नितल का जो प्रसारण है वो क्यों हो रहा है। तो बाद में हैरी हेस महोदय ने बताया, जो महासागरीय उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये एक कटक दिखाई देती है। इस तरह से ये कटक यहाँ पे दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर का चित्र है। एक एस आकृतिक रूप में कटक दिखाई दे रही है। तो इस कटक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में इन्होंने बताया कि जब पहले तो ये, जैसे वेगनर महोदय ने बताया कि पेंजिया के रूप में स्थलखंड जुड़े हुए थे, अब ये दूर दूर हो गए और इसमें एक कटक का निर्माण हुआ। तो ये किस प्रकार से कटक का निर्माण हुआ, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो जिस चित्र के माध्यम में आपको कन्वेक्शन करंट, सघन तरंगें दिखाई देती हैं, ये सघन तरंगें जो निकलती हैं पृथ्वी के प्रत्येक भाग में, यानी कि पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के बाहर भी आपको वातावरण में भी देखने को मिलती हैं। आप किसी भी घर पे अपने किसी भगोने के अंदर जब पानी गर्म करते हैं तो वाष्प ऊपर उठती है, तो वो भी सघन तरंगों के रूप में दिखाई देती है। तो ऐसा इन्होंने माना। तो 1930 के अंदर एक सिद्धांत दिया था होम्स ने, सघन तरंग सिद्धांत था। उन्होंने इसमें बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भ में सघन तरंगों की उत्पत्ति होती है और इन तरंगों के द्वारा भूपटल में फैलाव होता है। तो अपने इसे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे कि जो भूखंड आपको दिखाई देते हैं, इन्हें अलग अलग प्लेटों में बांटा गया है। पृथ्वी के भूखंडों में सियाल, सीमा और नीफे। जो सियाल परत है वो एक हल्की परत मानी जाती है सीमा की तुलना के अंदर। जो सियाल है उसकी मोटाई की अगर बात करें अपने, तो लगभग औसतन मोटाई उसकी 100 किलोमीटर मानी जाती है। ऐसा ऊपर का जो क्रस्ट है उसे भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और नीचे का क्रस्ट, निम्नतम क्रस्ट, दो भागों में इसको भी बांट लेते हैं। मेंटल भी इसी प्रकार से, उसका ऊपरी मेंटल और नीचे निम्नतम मेंटल में इसको पार्ट किया गया। तो ऊपरी भाग है जो महाद्वीप जो दिखाई देते हुए हैं वो एक दृढ़ भूखंड है, यानी कि प्लेट्स हैं। ये जो सिद्धांत है आगे चलकर वेगनर का और सागर नितर प्रसारण सिद्धांत है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसकी रूपरेखा के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान दोनों मुख्य सिद्धांतों का रहता है। पर वर्तमान में ये सिद्धांत काफी वैज्ञानिक है। इसी के आधार पे हम महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, किस प्रकार से अलग अलग अग्निवलय आपको दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी, किस प्रकार से ये जो सारी प्रक्रियाएं भूगर्भिक हो रही हैं वो किस प्रकार से इनका उत्पत्ति हुई है, तो उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो फिर सी फ्लोर यानी कि सागर नितल प्रसारण किस प्रकार से हुआ, इस टॉपिक के अंदर हम बताएंगे। तो जो मेंटल का घनत्व है वो सियाल के घनत्व से अधिक है। इसका मतलब है कि जो
क्रस्ट परत है वो एक ठोस अवस्था में है, जो मेंटल परत है वो एक अर्ध ठोस अवस्था के अंदर है, दो परतें हैं। और मेंटल से क्रस्ट हल्की होने के कारण वो ऊपर उसके तैर रही है। एक मेंटल है वो एक अर्ध गलित यानी कि प्लास्टिक अवस्था में है, उस पे वो तैर रही है, गति वो कर रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे गति कर रही है। तो ये प्रसार किस प्रकार हुआ, तो महाद्वीपीय जो प्लेट है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरेशियन प्लेट है, इधर अफ्रीकन प्लेट है, उसके बीच में महासागर का निर्माण हुआ। तो महासागर का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से प्लेटें एक दूसरे से अलग गई, उसके बारे में कॉन्वेंशनल करंट के माध्यम से आपने समझ सकते हैं। आपने देख रहे हैं ये जो तीर के निशान है, यहाँ पे कॉन्वेंशनल करंट है यानी संवहन तरंगे हैं। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी के भूगर्भ में जहाँ पे मेंटल है वहां पे संवहन तरंगे दिखाई देती हैं। लगभग 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बीच में एक अर्धगलित प्लास्टिक अवस्था में पृथ्वी का भूकोण देखने को मिलता है। कॉन्वेंशनल करंटें उठती हैं। ये उठती क्यों है, सबसे बड़ी बात भी कैसे उठेंगी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर इस जगह जिस अपने बात करें ये जो है, यहाँ पे बहुत सारी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यत्र तत्र फैले हुए हैं। जब इनका जवाब, ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यत्र तत्र ये फैले हुए हैं। जब इन पदार्थों का जमाव एक जगह हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक जगह रेडियो पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसे इस तरह से हम यहाँ देखें कि इनकी जो मात्रा है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये एक हॉट स्पॉट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। बहुत ज्यादा है तो हॉट स्पॉट कहते हैं। इस हॉट स्पॉट से जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं इस तरह से, इस जो उठने की जो क्रिया है इसको प्लूम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लूम कहते हैं। ये कोई प्लेट है, प्लेट के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं तो एक मैग्मा चेंबर बन जाता है यहाँ पे, और जिस स्थान पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। इस हॉट स्पॉट से जब ये संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठते हैं तो इसको प्लूम कहा जाता है। और आगे ये बार बार इस तरह से इसको धकेलते रहते हैं, प्लेट के बीच में एक दरार आ जाती है, उस दरार के सहारे एक इस तरह से अक्ष का निर्माण हो जाता है, एक अक्ष का निर्माण हो जाता है इस तरह से। तो आप देखेंगे इस प्लेट के इस तरफ यानी कि जो नीचे से मैग्मा है जब ऊपर निकलता है उसी को, ये यहां पे मैग्मा है, जब ऊपर निकलता है तब इसको लावा के नाम से जाना जाता है। अब इस अक्ष की ये सारे ये इसको रिक्ष अक्ष भी बोल सकते हैं क्योंकि बीच में एक कटक का निर्माण होता है, तो इसके सारे ये ऊपर की ओर भूपटल पे प्रकट होता है। तो ये मैग्मा इस बिंदु पर न जमकर चारों तरफ फैलने की कोशिश करता है और वहां पे महासागरीय जल ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के कारण ये बीच में ही जम जाता है। फिर से रेडियो एक्टिव पदार्थों की एकत्रित होते हैं, फिर से हॉटस्पॉट बनता है, फिर धकेलने की कोशिश करते हैं, फिर समान तरंगें उठती हैं, वापिस इसे तोड़ती हैं और बहुत सारा जो मैग्मा है वो ऊपर बाहर निकलता है। जो मैग्मा बाहर निकलता है वो आग्नेय चट्टान बेसाल्ट, यानी कि जो महासागरों में चट्टानें बनती हैं वो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, वो इस तरह से बार बार फैलता रहता है चारों तरफ।
इस तरह से बार बार फैलता रहता है और एक बहुत लंबी पट्टी का निर्माण कर देता है। और धीरे धीरे वो जो मैग्मा है फैलने के कारण इस महासागर के बीचों बीच में एक निर्माण हो जाता है। इस तरह से एक कटक जो आपको दिखाई दे रही है, ये पहले नहीं थी। ये सघन तरंगों के द्वारा जो मैग्मा ऊपर आया वो धीरे धीरे जमता गया और धीरे धीरे जमने के कारण ये फैल गया और फैलते फैलते इस प्रकार से इसने एक कटक का रूप ले लिया। इसी प्रकार से आज का जो आपने वर्तमान में महाद्वीप देखते हैं, ये पहले से ऐसा माना जाता है कि आपस में जुड़े हुए थे। इसके अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस जो उत्तरी अमेरिका यूएसए में कोयला देखने को मिलता है, ऐसा ही यूरोप में भी कोयला जो रचना है उसकी देखने को मिलती है। नहीं, यहाँ पे अनेक प्रकार की केलोडियन, हर्सियन, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी है विभिन्न युगों के अंदर, वहां पे इस तरह देखने को मिलती हैं। ऐसे ही और भी बहुत से इसके साक्ष्य हैं। इस जो गिनी की खाड़ी आपको दिखाई, ये ब्राजील के तट के उभार को भी सटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये जो भूभाग थे वो आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा मानते हैं। पर सघन तरंगों के कारण इन प्लेटों के अंदर बार बार धक्का लगने के कारण एक दरार बन गई और दरार जैसे जैसे बढ़ती गई, इस पेंजिया के चारों तरफ जो सुपर पेंजिया या सुपर महाद्वीप की बात करते हैं और सुपर एक महासागर जिसे पैंथालासा का नाम दिया, वो जल यहाँ पे भर गया और इसका नाम पड़ गया अटलांटिक महासागर। अब इस कटक का निर्माण हो गया। इस कटक के सहारे सहारे जैसे जैसे ये लावा बेसाल्टिक चट्टानें जमती जाती हैं, फैलती जाती हैं और महाद्वीपों के ये जो तट हैं यहाँ तक ये आगे आगे धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। जैसे जैसे इस कटक से ये लावा दूर होता है, वैसे वैसे ये यहाँ पे और एक नई परत जमती जाती है। यानी कि जो पुरानी चट्टानें हैं, बेसाल्टिक चट्टानें, वे दूर होती जाती हैं। यहाँ नई चट्टानों का निर्माण होता रहता है और ये बेसाल्टिक चट्टानें इस प्रकार से इसका निर्माण होते होते इस कटक की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है वर्तमान में। और अटलांटिक महासागर का जो आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है उसकी भी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है वो धीरे धीरे से इस तरफ खिसक रही है उत्तर पश्चिम की ओर। जो यूरेशियन प्लेट है वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। इसके कारण ये कह सकते हैं इनका अपसारण हो रहा है और अपसारण होने के कारण बीच में अटलांटिक महासागर की वो चौड़ाई बढ़ती जा रही है। अब अपने आगे बात करते हैं कि ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के इधर और एक इधर पूर्व में एक इधर पश्चिम में बीच महासागर में इस तरह से बढ़ती हैं और कटक का निर्माण होता है। इन कटक के सारे नई बेसाल्टिक परतें जमती जाती हैं और दूर दूर जैसे जैसे हम जाएंगे और वैज्ञानिक आधार पर इसकी गणना करेंगे तो उसकी एज ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे कई तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आगे नेक्स्ट अपने बात करें, जैसा मैंने अभी बताया कि अटलांटिक महासागर जो कटक है वहां पे इस प्रकार के चुंबकीय, जैसा मैसन महोदय ने अपने 1952 में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अध्ययन किया, कोलंबिया का जो अध्ययन किया तट का, पश्चिम यूएसए का, मैक्सिको से लेके कोलंबिया तक का, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो पेटी है, चुंबकीय पेटी है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर देखने को मिलती है। तो ऐसा कटक जो सागर है अटलांटिक महासागर में, उस कटक के दोनों ओर इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अब चट्टानें जो होती हैं उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबक का गुण पाया जाता है। तो इससे पूरा
चुंबक तब कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे ये चट्टानें जिसमें भारी पदार्थ हैं, लोहा जैसे, आयरन जैसे तत्व की अधिकता होती है, जैसे जैसे ये अटलांटिक जो रिज है, कटक है, इससे दूर होती हैं, पुरानी चट्टानें होती जाती हैं, उनके अंदर जो लोहे के गुण होते हैं, तो ऐसी चट्टानों को पूरा चुंबकत्व चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार की धारीदार, जो आप पट्टीदार, एकांतर, ये जो आपको देखने को मिल रही है, ऐसी पट्टियां आपको ये कटक के आसपास देखने को मिलती हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में इनकी स्थिति मिलती है। अब बात करें कि ये चुंबक का किस प्रकार से ज्ञान हुआ, किस प्रकार की खोज हुई। तो एक ग्रीक दार्शनिक थे थेल्स महोदय, उन्होंने चुंबक के बारे में तो पता चल गया उनको, पर चुंबक से उत्तरी और दक्षिणी दिशा किस तरह से मापी जाए इसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। इसका ज्ञान 2000 अगर वर्ष पूर्व जाएं तो चीनी लोगों ने एक यंत्र बनाया, चुंबकीय दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र बना लिया। इसी प्रकार से आगे और जाके एक ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके एक डॉक्टर थे विलियम गिलबर्ट महोदय, उनकी एक पुस्तक थी डी मैग्नेट, उसके बारे में उन्होंने एक पृथ्वी को एक चुंबक व्यवहार करता हुआ बताया। किसने? डी गिलबर्ट ने कहा कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसी भी धागे में जब चुंबक को इस तरह से लटका दिया जाए, वो नॉर्थ या साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत दिया, अनेक और प्रमाण चुंबक के आधार पर निकाले गए। चुंबक के आधार पर उन्होंने बताया कि जो सागर नितल का प्रसारण हो रहा है, उसकी आयु की गणना की जा सकती है चुंबक के आधार पे। यानी कि जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों की समकालिक जो आयु है उनकी गणना कर सकते हैं। उनकी समकालिक जो चट्टानों के बीच, चुंबक तक चट्टानें, उनकी बीच की दूरी के आधार पे हम ये जो महासागर फैल रहे हैं, इसकी प्रसारण की दर है उसका भी पता लगा सकते हैं कि महासागर किस दर से एक ब्रिज से दूसरी ब्रिज की ओर जा रहे हैं। ये तो अटलांटिक महासागर का उदाहरण मैंने आपको दिया था। इसी प्रकार जो फैलाव है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेगनर ने कहा था गोंडवाना लैंड का जुरेसिक काल के अंदर विभंजन हुआ था। तो जुरेसिक काल से जब विभंजन होता है, तब से लेकर वहां से वो प्लेट है टूटने लगती है और धीरे धीरे वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। तो भारतीय प्लेट के इस प्रकार से 23 डिग्री से 9 डिग्री अंशांश उत्तरी तक पहुंचने में उसे काफी समय लगा, तो धीरे धीरे टूटती हुई बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो आज नेक्स्ट जो टॉपिक अपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पढ़ेंगे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ज्यादातर उसका जो भाग है वो ओशन प्लेट से बना है, वहां पर भी इस प्रकार का एक रिज या कटक देखने को मिलता है, जिसे कार्लसवर्ग कटक के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से इस कटक के मध्य कटक का निर्माण हो रहा है और भूचुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार की जो परिघटनाएं हैं वो काल सिंध महासागर में कार्लसवर्ग जो कटक है वहां पे भी देखने को मिलता है। तो गिलबर्ट जो महोदय थे, उन्होंने इसके चुंबक का एक नई खोज की कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसके बाद में इसे गणना आयु के आधार पे, इनकी बीच की दूरी के आधार पे भी परिसरण, जो सागरों का परिसारण हुआ है, उसकी अपने गणना कर सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में लगभग जो प्रसारण की दर है वो 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है।
1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से इस कटक के दोनों ओर प्रसारण हो रहा है। यानी कि महासागर का जो प्रसारण अपने ज्ञात करते हैं तो कटक के दोनों ओर हो रहा है। मान लो एक कटक के 1 सेंटीमीटर हो रहा है प्रसारण, तो इस कटक के सहारे भी 1 सेंटीमीटर हो रहा है। यानी कि प्रसारण की दर कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। 2 से गुना करना पड़ता है अपने जब प्रसारण की दर निकालते हैं तो 2 सेंटीमीटर। अपने जब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से उठ के आया कि अटलांटिक ब्रिज पे प्रसारण की एक तरफ की दर 1 सेंटीमीटर है तो अटलांटिक महासागर में प्रसारण की दर कितनी होगी? तो 2 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से दोनों ओर 1-1 सेंटीमीटर का प्रसारण हो रहा है। इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ बेसाल्ट है वो बराबर मात्रा में फैलता जाता है। और इस जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इस बिंदु के ऊपर नहीं जम के आसपास इस तरह से ये जो लावा है बेसाल्टिक वो जमता रहता है और रिज की ऊंचाई बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार से 1963 में जो बाइन व मैथ्यू नामक के विद्वान हुए, उन्होंने भी एक प्रकार के चुंबकीय सर्वेक्षण किए और उन चुंबकीय सर्वेक्षण के द्वारा अनेक प्रकार के जो निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने भी बताया कि जो पृथ्वी का मेंटल और पृथ्वी का कोर भाग है, यानी कि जो कोर है, केंद्र है, वहां चुंबक के तब के गुण देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट 1839 के अंदर अगर बात करें अपने, में गास महोदय ने 1839 में गास महोदय ने बताया में गास महोदय ने बताया कि पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका अधिकांश जो चुंबकीय क्षेत्र है, लगभग जो 95% की बात करें, यानी कि 95% जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में है। पृथ्वी की आंतरिक भागों में चुंबक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि चुंबक जो क्षेत्र है, जो ध्रुव है, आज वर्तमान में कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अगर विश्व की बात कर लें तो मैप है अपने पास में इस प्रकार से, इसमें देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव के पास है। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव के पास है, और जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो जो उत्तरी गोलार्ध है अपने वहां देखने को मिलता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो महाद्वीप के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अपने इस तरह से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अपने को याद रखना है, ये एकदम थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है। चुंबक इसमें द्विध्रुवीय स्थिति पाई जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि उत्तर में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है और गोलार्ध के दक्षिण में चुंबक का उत्तरी ध्रुव देखने को मिलता है, यानी कि दक्षिण के अंदर उत्तरी ध्रुव, इसमें द्विचुंबकीय स्थिति पाई जाती है। आप बात करें जो पृथ्वी का अक्ष है, जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है, जिसके सहारे पृथ्वी परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष से घूमती है, और चुंबकीय अक्ष की बात करें तो दोनों के बीच में लगभग 11.5 डिग्री का अंतर आता है। इसे चुंबकीय
दिक्पात कहते हैं। इन 11.5 डिग्री अंतर दिखाई देता है किसके बीच में? जिस अक्ष पे पृथ्वी घूमती है, यानी कि पृथ्वी के अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में 11.5 डिग्री का अंतर बनता है, इसे चुंबकीय दिक्पात के नाम से जाना जाता है। ऐसी जो चुंबकीय परिघटनाएं हैं वो धरातल के नीचे भूगर्भ के अंदर तो हो ही रही है, भूगर्भ से ऊपर 60,000 किलोमीटर तक इस प्रकार की परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान में अपने देखते हैं, अपने मोबाइल जो तरंगे हैं, अपने रेडियो जो चल रहे हैं, दूरदर्शन, विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो चल रहे हैं, इन चुंबकीय शक्तियों का ही परिणाम है। तो लगभग वर्तमान के अंदर जितने भी सैटेलाइट लगाए जाते हैं वो लगभग 35,000 से 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार की अपने को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो लगभग 60,000 किलोमीटर तक चुंबकीय क्षेत्र देखने मिलता है। पृथ्वी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ये कमजोर होता जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर कुछ बहुत ही सुंदर दृश्य प्रकाश का दिखाई देता है। सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इस प्रकार का ये जो प्रकाश का सुंदर ज्योति आपको दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो ब्रह्मांड से कॉस्मिक रेज आती हैं, विकिरण आती हैं और वायुमंडल में निकलने वाली चुंबकीय कणों के बीच में उनका टकराव होता है, तो एक तरंगें दिखाई देती हैं, एक किरणें दिखाई देती हैं, आपको ज्योति दिखाई देती है, जिसको उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, ये सिर्फ उच्च अंशांशीय क्षेत्रों में इस प्रकार की परिघटनाएं होती हैं। निम्न अंशांश, मध्य अंशांश में ये दिखाई नहीं देती। जो चुंबकीय और अंतरिक्ष से या ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं, बीच के अंदर जो टकराव होता है, एक ज्योति निकलती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर अरोरा उत्तरी गोलार्ध में से अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो ध्रुवीय प्रकाश आपको दिखाई देता है अरोरा बोरियालिस, वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिस के नाम से दिखाई देती। तो आज की क्लास में हमने सागर नित्तल प्रसारण और चुंबक तप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पहले हमने वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा। दोनों को थ्योरियों को मिला के एक नए सिद्धांत, जो आज का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उस पर अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।